देखो आप लोगों को मैंने कल शेयर्स का कैलकुलेशन सिखा दिया था। आज अपन को देखना है कैपिटल गेन्स स्पेशल केसेस वाला। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऋषिता। तो आज हमको ना कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केसेस देखना है। मैं 2 मिनट का टाइम और लूंगा, कोई बात नहीं बेटा। आप लोगों को स्लम सेल आता है? हाँ, स्लम सेल। हाँ हाँ, ये स्लम सेल का क्वेश्चन अपन अभी कर रहे हैं। मेरे को एक्सपेक्टेड दिख रहा है अटेम्प्ट में। पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का अगर बन सकता है तो स्लम सेल पे बन सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली कैपिटल गेन्स बहुत बार पूछ लिया गया है और लैंड बिल्डिंग आते रहते हैं। और इस बार चेंजेस इतने हो गए कि वो सोचेंगे कि यार ऐसी चीजें पूछ ले जिसमें चेंज नहीं है। तो स्लम सेल नए में भी कॉमन है। तो बच्चों आपको कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केसेस में ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या था कि कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन 45 था। 45 ये कहता है कि साहब आपका ट्रांसफर कहां हुआ हो, प्रीवियस ईयर में हुआ हो, तो आपको कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जैसे 45(2) है, 45(4) और 3 आपको नहीं है, 45(5) आपको है, और एक सेक्शन 50B है और एक सेक्शन 50 और 50A। तो ये स्पेशल केस है, मतलब ये चार्जिंग सेक्शन के अलावा चलते हैं, इनकी कुछ कंडीशन अलग होती है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 50B बता देता हूं, स्लम सेल में कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। मॉड्यूल का ये क्वेश्चन लेते हैं और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद है। थी स्लम सेल का मतलब ये होता है कि एक साथ पूरा बिजनेस बेच दिया, नॉट ओनली सिंगल असेट्स। जनरली हम सिंगल असेट्स बेचते हैं तो उसका कैपिटल गेन अलग तरीके से निकलता है, लेकिन अगर आपने पूरा की पूरा बिजनेस एक साथ क्या कर दिया, बेच दिया, तो उस केस में कैपिटल गेन्स निकलता है और वो स्लम सेल के थ्रू निकलता है। दैट इज द स्लम सेल। अच्छा एक बात याद रखना, जब पूरा बिजनेस बेचते हैं ना, जब पूरा बिजनेस बेचते हैं तो उस केस में एक बिजनेस की वैल्यू होती है। जैसे मान लो कि मेरा बिजनेस जो है वो से 1 करोड़ का है, तो उसकी जो सेल कंसिडरेशन क्या होगी, एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं। जब बिजनेस बेचते हैं तो जो आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ क्या होती है बिजनेस, वो क्या बनानी होती है, सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब इसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जनरली कैपिटल गेन निकलता है इसे सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हाँ, ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी माइनस करोगे आप, बिजनेस बेचने के जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस करो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? सी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आपको सारी एसेट की कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा, सारी एसेट्स की कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा और लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा। तो जो नेटवर्थ होगी आपकी, जो नेटवर्थ होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, है ना। जो नेटवर्थ होगी वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन, द फेयर मार्केट वैल्यू। नेटवर्थ निकालते टाइम सारी एसेट्स को प्लस करो, लाइबिलिटीज को माइनस करो, इवन स्टॉक इन ट्रेड को भी प्लस करो, कैश को भी प्लस करो। आप जब पूरा बिजनेस बेचते हैं तो स्टॉक इन ट्रेड बिकता है तो भी कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है। कैपिटल गेन स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर भी क्या निकलेगा, कैपिटल गेन्स ही निकलेगा। अब असेट की कौन सी कॉस्ट को प्लस करना है? अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है, तो उसकी जो WDV होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। अगर कोई डेप्रिशिएबल असेट्स नहीं है, जैसे लैंड है, तो लैंड के केस में आपको लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट क्या करनी है, ऐड करनी है। तो सारी ओरिजिनल कॉस्ट प्लस कर दो, नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स की WDV क्या कर दी जाए, प्लस कर दी जाए। स्टॉक इन ट्रेड जो है और जो कैश है, डेटर्स है, इनको आप क्या कर दीजिए, इनकी जो कॉस्ट है जिनको उसको रिकॉर्ड किया गया है उसके ऊपर ऐड कर दो। बच्चों लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अब जैसे क्या करना है, कैपिटल गेन को कम करना है। कैपिटल गेन को कम करने के लिए क्या करेंगे, जानबूझ के कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, जब नेटवर्थ बढ़ेगी। नेटवर्थ बढ़ने के लिए वो असेट्स की कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो क्या कर लेते हैं, लैंड को रिवैल्यू कर देते हैं। लैंड को रिवैल्यू कर दिया, बिल्डिंग को रिवैल्यू कर दिया। आपने एक एंट्री पास कर दी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व करके, तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई, लैंड की वैल्यू से नेटवर्थ और कॉस्ट भी बढ़ गई।
आप लैंड की वो वैल्यू लोगे जो रिवैल्यूएशन को कंसिडर करे बिना होगी। लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख थी, आपने 10 लाख से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया, आपने 10 लाख से लैंड की वैल्यू बढ़ा दी, आपको 10 लाख वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करनी, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी लैंड की वो ही कंसिडर करनी है। ठीक है। अगर बच्चों कोई असेट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है, कोई असेट बुक में रिकॉर्ड नहीं की है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि कोई इनके पास लाइसेंस था, कोई ट्रेडमार्क था या कोई फर्नीचर था, इन्हें रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो आप क्या करना पता है, वो कॉस्ट ले लेना उसकी, और वो बोलते हैं कि इन्हें खरीदा था 1 नवंबर 2021 को, तो 21-22 का डेप्रिसिएशन लगाना उसके ऊपर, तो 21-22 का हाफ रेट से लगाना, 21-22 का डेप्रिसिएशन हाफ रेट से। अगर ये रिकॉर्ड होता बुक में तो उस केस में क्या होता, डेप्रिसिएशन मिलता उसके ऊपर, तो फर्स्ट ईयर हाफ रेट से मिलता, सेकेंड ईयर जो है आपका, सेकेंड ईयर फुल रेट, थर्ड ईयर फुल रेट करके आप डेप्रिशिएबल वैल्यू फाइंड आउट करते और उसके बाद आपको नेटवर्थ निकालनी पड़ती। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपके सामने, वो मैं आपको बताता हूं जी। हाँ, लेस देन 180 डेज था ना, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेटा, है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से जी। बिल्कुल, फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। हाँ, अगर 48.3 नहीं लगता उसके ऊपर, उसके लिए 43.1 लगता, एक्चुअल कॉस्ट इन स्पेशल केसेस करके। तो वो आपको इनकम टैक्स का ध्यान रख के डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, 43.1 को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 10,000 से ज्यादा की असेट अगर आपने सिंगल पर्सन को सिंगल डे में पेमेंट कर दिया नॉन प्रिस्क्राइब मोड से, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो फिर वो नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, कल के नोट, हाँ बस मैं अभी यहाँ सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर ए इज प्रोपराइटर ऑफ आकाश इंटरप्राइजेज हैविंग 2 यूनिट्स। ही ट्रांसफर्ड on 1st 4 2023 his unit 1 by the way of slum sale for a total consideration of 25 लाख। कितने में बेच दी उसने, 25 लाख। बेटा मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे 25 लाख से मतलब नहीं उसने कितने में बेची। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूनिट 1 इज 30 लैक्स। तो हम सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे, हमें बीचे बरी हायर भी नहीं करना है, फेयर मार्केट वैल्यू इज द सेल कंसिडरेशन। 50B स्पेशल केस, यूनिट 1, यहां पर लैंड वैंड जाती ना तो उसमें वो सब नहीं देखते अपन, स्टैम्प वैल्यू एंड ऑल, वो सब कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कोई मतलब नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू। यूनिट 1 स्टार्टेड इन 2005-6। सी, अब आपको देखना है कि ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे होता है, असेट पे डिपेंड नहीं करेगा, बिजनेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका बिजनेस जो है, हो सकता है कुछ असेट शॉर्ट टर्म हो और कुछ असेट क्या हो, लॉन्ग टर्म हो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको किसको देखना है, बिजनेस को देखना है। बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म है मतलब बिजनेस 3 साल से ज्यादा पुराना है, लॉन्ग टर्म किसके लिए कितना रहेगा, 3 इयर्स, 36 मंथ से ज्यादा का बिजनेस है तो वो लॉन्ग टर्म है, और उससे जो गेन निकल कर आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बच्चों इसमें जो गेन निकालना हो तो सेल कंसिडरेशन माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। लॉन्ग टर्म भी हो तो इंडेक्स नहीं करना है, 50B के अंदर इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, जैसे 112A के अंदर इंडेक्सेशन अलाउड नहीं था, यहां पर भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है साहब, और ये एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द ट्रांसफर वो कितना है, 28,000 है। अब ये कौन सी यूनिट बेची इसने, यूनिट 1 बेची है, तो यूनिट 1 बेची, पहले मैंने सेल कंसिडरेशन लिख दी, तो सेल कंसिडरेशन दोस्तों कितनी आ गई, 30 लाख। इसमें से मैंने ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या कर दिए, माइनस। अब इसमें दिमाग किसके ऊपर लगाना है, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन, नेटवर्थ, नेटवर्थ फाइंड करो। तो बिल्डिंग कितनी है, 12 लाख की, मशीनरी कितनी है, 3 लाख की, डेटर्स कितने हैं, 1 लाख के, और अदर असेट्स कितनी है, 1.5 लाख की। तो हमने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन भी वो देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व किससे क्रिएट किया है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाकर। तो ये इनने लाइबिलिटीज कॉमन दे रखी है, लाइबिलिटीज कॉमन दे रखी है, लेकिन इनने क्लियर बोल दिया है कि ये बिल्डिंग को बढ़ाकर क्या किया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व करा है, और यूनिट 1 की ही क्या है, बिल्डिंग है। ध्यान रखना, अगर वो दोनों यूनिट की बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन रिजर्व होता तो फिर हमको उसको बाइफरगेट करना पड़ता। ट्रांसफर एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे ना बेटा, क्यों नहीं डिडक्ट करेंगे। फिर अब ये जो 3 लाख है ये हम माइनस कर देंगे, मतलब असेट बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लूंगा मैं, बिल्डिंग की वैल्यू 9 लाख लूंगा, बिल्डिंग की वैल्यू 9 लाख ले ली, मशीनरी कितनी आ गई, 3 लाख, अज्यूमिंग कि इसके ऊपर प्रॉपर इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। फिर डेटर्स कितनी है, 1 लाख के, तो हमने डेटर्स को भी 1 लाख का कंसिडर कर लिया, मशीनरी को भी 3 लाख का कंसिडर कर लिया। फिर अदर असेट्स कितने की है, 1.5 लाख की है। अदर असेट्स में एक सेकेंड क्या है देख लेते हैं। अदर असेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड्स पेटेंट। इस अदर असेट्स में पेटेंट है 50,000 का, मतलब असेट 1 लाख की है और एक पेटेंट कितने का है, 50,000 का। तो ये 1 लाख तो एज इट इज उठा के रख दो भाई,
लेकिन अब ये क्या बोलते हैं कि जो ये पेटेंट है उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो भाई अपन डिप्रिसिएशन क्या करेंगे चार्ज, पेटेंट इंटेंजिबल असेट है तो इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर 25% से क्या चार्ज होगा डिप्रिसिएशन। ये कब खरीदा था, एक साथ 21 को, तो 21-22 का क्या लगेगा डिप्रिसिएशन, और 22-23 का क्या लगेगा डिप्रिसिएशन, है ना। 21-22 और 22-23 2 साल, 1 अप्रैल 23 को तो हमने क्या कर दी, बेच दी। बच्चों अगर 1 अप्रैल के अलावा भी कहीं बेचा होता तो डिप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे चार्ज होता है ना, ईयर एंड पे। अब ईयर एंड है ही नहीं, तो उस साल का आपको कहां तक पहुंच जाना है, ओपनिंग फिगर तक पहुंच जाना है। 2 साल का हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो भाई इधर 25% चार्ज, इधर 25% चार्ज किया और इधर भी 25% चार्ज किया, डब्ल्यूडीवी से ये बैलेंस आया, ये उठाकर हमने यहां रख दिया। ये टोटल असेट्स हो गई। टोटल असेट माना आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी नेटवर्थ निकालने के लिए। तो 1.5 लाख के 25% क्रेडिटर से तो ये हटा देंगे भाई, ये हटा दिया हमने, और यहाँ पे ये क्रेडिटर्स हटा दिए और बैंक लोन भी हटा दिया 70%, बैंक लोन। नेटवर्थ आ गई, दिस नेटवर्थ, इस नेटवर्थ में से आपने क्या कर दिया, 12,50,625 माइनस कर दिए। आपका डिफरेंस फिगर कितना आ जाएगा, 17,21,375। दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको एग्जम्प्ट करवाना है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फिर 54F की एग्जम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि 54 की तो नहीं मिलेगी, लेकिन 54F की क्या कर सकते हो, एग्जम्पशन ले सकते हो। 54F की कैसे एग्जम्पशन मिलती है वो आपको पता है। देखो नोट, ये 3 नोट डालने हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म होगा 36 महीने से ज्यादा, ये एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और ये चीज है। मैंने काफी बार देखा है ऐसा, एक अजीब क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर। 50B डन। बच्चों 50A तो आपको आता ही होगा, 50 और 50A डेप्रिशिएबल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, वो कैसे करते हैं अपन, वो मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में ही कवर्ड हो गया था, वो सेक्शन 32 में। ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसमें ऐड एडिशन जो भी था वो हमने कर दिया, लेस हमने क्या कर दिया, मनी पेबल। तो अगर ये आंसर क्या आ जाता है नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। फिर अगर बैलेंस पॉजिटिव आ गया, बैलेंस पॉजिटिव आ गया और असेट क्या हो गई, जीरो। नेगेटिव आते से ही तो असेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर बैलेंस पॉजिटिव है और असेट जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, लॉस। बच्चों ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब चाहे अपन लॉन्ग टर्म असेट को ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म को ट्रांसफर करते हैं तो होता है शॉर्ट टर्म। लेकिन इस केस में क्या होगा, असेट तो लॉन्ग टर्म है लेकिन गेन क्या होगा, लेकिन इसमें से 54F की एग्जम्पशन मिलेगी, 54F की एग्जम्पशन मिलेगी, क्योंकि 54F में क्या लिखा है पता है, 54 में लिखा है गेन लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, असेट लॉन्ग टर्म चाहिए, असेट लॉन्ग टर्म चाहिए। आप देखोगे ना 54F में, बट दे विल नॉट मर्ज, आप लोगों के लेवल पे वो मर्ज नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो क्लियर लिख रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, उनको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट चाहिए। तो असेट अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा 50 के बाद 50A भी आप लोगों को क्लियर होगा। 50A कैसा था पता है, वो अपना क्या नाम था उसका, हाँ SLM है ना, वो SLM मेथड आपको बताया था। बिल्डिंग थी, बिल्डिंग 10 लाख की थी, बिल्डिंग 10 लाख की थी, उसमें 2 साल अपन ने डेप्रिसिएशन लगा के 2 लाख वैल्यू कम कर दी, 1-1 लाख करके, तो आपका बैलेंस कितना बच गया, 8 लाख। अब ये 8 लाख की असेट को आपने 9 लाख में बेच दिया, तो ये गेन थोड़ी हुआ, ये तो बैलेंसिंग चार्ज है, सेक्शन 41 के हिसाब से पीजीबीपी की इनकम है। और अगर 10 लाख में बेच दिया तो भी 2 लाख का क्या हो गया, बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन आपने 11 लाख में बेच दिया तो फिर उसमें 2 लाख का क्या हो जाएगा, 2 लाख का बैलेंसिंग चार्ज 41 के हिसाब से, और 1 लाख का क्या आ जाएगा आपका कैपिटल गेन्स। 1 लाख का कैपिटल गेन 50A के हिसाब से, 1 लाख का कैपिटल गेन 50A के हिसाब से। ठीक है साहब, डन। अब बात करते हैं 50, अच्छा 50A 50B 50A 50B ये हमारा खत्म हो गया। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट 45(2) बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस के अंदर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड काफी बार पूछा जाता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो इधर, इसको अपन इसी में कर लेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू SIT। इस केस में क्या होगा, जैसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक बिल्डिंग है, जो मैंने बिल्डिंग परचेज करी थी, ये बिल्डिंग परचेज करी थी 2010 में, और 2010 में इसकी जो कॉस्ट थी वो 10 लाख थी। अब मैंने बोला एक काम करते हैं यार, बिल्डिंग को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये बिल्डिंग को अपन बेचेंगे, स्टॉक इन ट्रेड में अपने कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ बिजनेस चालू किया होगा प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो मैंने ना 2022 में इसे कन्वर्ट कर लिया, 2022 में इसे कन्वर्ट कर लिया, और इस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 CR, इसकी स्टैंप वैल्यू थी 98 lakhs। स्टैंप वैल्यू एक काम करते ना, स्टैंप वैल्यू ज्यादा रख देते। स्टैंप वैल्यू थी 1.5 करोड़, स्टैंप वैल्यू थी 1.5 करोड़। जी संस्कार करेक्ट बोल रहा है, एकदम करेक्ट। ठीक है, फिर इस बिल्डिंग को मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, अभी तो कन्वर्ट हुआ, प्रॉपर्टी मेरे पास ही थी, कन्वर्ट ही हुई है अभी। अब ये बिजनेस में आ गई, और बिजनेस में आने के बाद मैंने इसको 2023-24 में बेच दिया, 2023-24 में। तो 22-23 में मैंने कन्वर्ट किया और 23-24 में मैंने बेच दिया। 23-24 में मैंने इसको सेल किया है। जो उसकी सेल कंसिडरेशन है, वो 1.10 CR है, और जो स्टैंप वैल्यू है वो है 1.8 CR। स्टैंप वैल्यू जो है वो है 1.8 CR। सी, ये लोग कन्वर्जन को भी, कन्वर्ट करने को भी क्या मानते हैं, ट्रांसफर, और कन्वर्ट करने को ट्रांसफर माना है तो फिर उस पर कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे, तो भाई कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट तो किसने दे रखा है, 48 ने। वो 48 ने बोला है स्पेशल केस हो या कोई भी केस हो, फॉर्मेट तो आपको सेम फॉलो करना है। फॉर्मेट रहेगा सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करना रहेगा। अब कन्वर्जन किया तो सेल कंसिडरेशन क्या होगी, सी याद रखना 45(2) के हिसाब से सेल कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो मतलब मैंने जो कन्वर्ट किया है वो कितने में कन्वर्ट किया है, 1 करोड़। जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की स्टैंप वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी जो सेल कंसिडरेशन होगी, एक सेकेंड के लिए बस, मेरी जो सेल कंसिडरेशन होगी बच्चों वो कितनी होगी, 1 करोड़। नाउ मेरी कॉस्ट क्या होगी, व्हाट विल बी माई कॉस्ट, कॉस्ट विल बी द कॉस्ट। सेक्शन 55 के हिसाब से जो आप प्राइस पे करते हैं एक्वायर करने के लिए, दैट विल बी योर कॉस्ट। अगर 2001 से पहले खरीदी है तो 2000 फेयर मार्केट वैल्यू से रिप्लेस करना, इंडेक्स है तो इंडेक्स करना। अगर आपका एडवांस मनी फॉरफिटेड तो सेक्शन 51 के हिसाब से उसको माइनस भी करना, लेकिन 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद है तो कुछ मत करना। कॉस्ट के सारे पॉइंट सेम अप्लाई करना, कॉस्ट के जितने पॉइंट्स आपको सिखाए वो सेम आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बच्चों इंडेक्सेशन हम ईयर ऑफ ट्रांसफर तक करते हैं। हमारा ट्रांसफर हो गया था 22-23 में, तो इंडेक्सेशन 23-24 तक नहीं करना है। इंडेक्सेशन कब तक करना है, 22-23 तक, क्योंकि 22-23 तक ईयर ऑफ ट्रांसफर तक आपको क्या करना है, इंडेक्सेशन करना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 2 इंडेक्सेशन आपको याद होने चाहिए, एक तो 348 और एक कितना 318 323 कुछ है ना ऐसा, इसके पहले वाले साल का 317 है।
तो 317 आपको दो इंडेक्स याद रख लो, अपनी एग्जाम में 100% वो लोग देते ही देते हैं। सो यहां पर सेल कंसिडरेशन आपको समझ में आ गई, फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया, फेयर मार्केट ले लेने के बाद आप कैपिटल गेन निकाल के रख लेते हैं बच्चों अपन। अब यहां हमने कैपिटल गेन निकाल के रख दिया। ये आ गया आपका सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं अभी मान लेता हूं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब 20 लाख है। आई एम डन द इंडेक्सेशन, ठीक है। तो ये बचा कितना आपका कैपिटल गेन? 80 लाख का। ये 80 लाख का आपका कैपिटल गेन्स हो गया है एंड इट इज एलटीसीजी। बट सुनो, ये 80 लाख का जो कैपिटल गेन हुआ ना, इट विल नॉट बी टैक्स्ड, इट विल नॉट बी टैक्स, इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर 22-23, बट इट विल बी टैक्स्ड इन द ईयर इन विच द बिल्डिंग विल बी सोल्ड। जब ये बिल्डिंग क्या की जाएगी? सेल की जाएगी, उस ईयर में क्या होगा? टैक्स होगा। तो आज हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अब बच्चों बिल्डिंग की मैंने आपको क्या यहाँ पे एक्चुअल कंसिडरेशन इतनी थी और स्टैंप वैल्यू मैंने कितनी बोली थी आपको? 1.8। तो ये स्टैंप वैल्यू 1.8 सीआर थी। हाँ, सेल कंसिडरेशन एफएमबी ही लेंगे, एफएमबी लेंगे 45(2) का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। अब सुनना बच्चों, तो फिर आप बोलोगे ये तो मजा आ गया, कोई भी इंसान बिल्डिंग को कन्वर्ट करके क्या करेगा? बेचेगा, सब जने बिल्डर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे तो सेम सेक्शन स्टैंप वैल्यू वाला 43 सीए लगेगा। तो मतलब यहां पर किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे? वो 45(2) का कॉम्बिनेशन बनाएंगे प्लस 43 सीए का बनाएंगे। अब हुआ क्या जरा देखो, ये बिल्डिंग अपन ने बेच दी, ये बिल्डिंग की जो सेल कंसिडरेशन है, ये जो बिल्डिंग की सेल कंसिडरेशन है बिजनेस में, ये 43 सीए के हिसाब से 1.8 सीआर रहेगी। वैसे वहां सेल कंसिडरेशन नहीं बोलते, वहां तो एक्चुअली वहां पीडल बनता है। तो अपना क्या होगा? एक तो बस एक रेवेन्यू आ गया, अभी कुछ एक्सपेंस नहीं दिए, तो भाई कितने में असेट पड़ी है? देखो 1 करोड़ तक तो क्या लग चुका है? टैक्स लग चुका है। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का टैक्स लग चुका है। तो कॉस्ट क्या होगी? आपकी बिजनेस की जो कॉस्ट होगी वो 1 सीआर होगी। तो ये आपका कैपिटल गेन निकल कर आएगा, सॉरी पीजीबीपी की इनकम निकल कर आएगी, पीजीबीपी की इनकम निकल कर आएगी 80 लाख। बॉस अभी नहीं, 80 लाख आपकी क्या निकल जाएगी? पीजीबीपी की। इधर तो इंडेक्सेशन का सवाल ही नहीं उठता, पीजीबीपी में कन्वर्ट करने के बाद इंडेक्सेशन का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि कितनी इनकम 23-24 में चार्ज होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? पीजीबीपी कितना? 80 लाख। बेटा अभी आप लोगों की क्लास आधी घंटे में। और इसके बाद एलटीसीजी भी 80 लाख है, एलटीसीजी भी 80 लाख है। हाँ सर, सेल करते टाइम स्टैंप वैल्यू क्यों लेंगे? अरे लेंगे बेटा, सेल करते टाइम स्टैंप वैल्यू लेंगे ना, क्योंकि बिजनेस के अंदर भी अपन 43 सीए लगता ना, लैंड बिल्डिंग बेचने पे 43 सीए का प्रोविजन है ना बेटा, जैसा 50 सी बोलता है वैसा 43 सीए बोलता है पीजीबीपी के लिए। सुनो इधर देखो, अब यहां पर क्या है, अगर ऐसा लिखा होता कि 40% बिल्डिंग ही सेल करी है, मतलब 2 फ्लोर ही सेल करें, 3 फ्लोर ही सेल करें, जो भी है, तो आप समझो ये पीजीबीपी का भी कितना करते? 40% टैक्सेबल होता, और एलटीसीजी का भी कितना टैक्सेबल होता? 40%। समझो, ये कहते हैं कि जितना जितना बिकता जाए उतने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स ये लेते जाएंगे, जितना जितना बिकता जाए उतना ये लॉन्ग टर्म पे लेते जाएंगे टैक्स, है ना, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी
ऐसे इंडिविजुअल में अभी बात नहीं कर पाऊंगा। अपन मैं सबको दे दूंगा, उनको जो डाउट होंगे वो पूछ लेंगे। अभी बोलूंगा तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो हमने कर लिया है। ठीक है। सो देखो, अब है ना, इसमें अपन ने कैपिटल गेन्स में ये 50B 50 स्पेशल प्रोविजंस भी देख लिए, 50C भी बताया मैंने आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। हाँ, चांसेस कम है बेटा उसके आने के, कम चांसेस है। डिबेंचर्स के ऊपर कैपिटल गेन्स इस लेवल पर आज तक कभी पूछा नहीं गया है। नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी पूछे जा सकते थे क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं पूछते। वो जो मैंने आपको शीट के क्वेश्चन दिए ना, उस पर ही फोकस कर लो राइट नाउ, उसी पे फोकस कर लो आप। जैसे अब मैं आपको बता देता हूं क्या कर लेना क्वेश्चन के अंदर। एक सेकेंड, की नोट्स लिक्विड टेक्स्ट में है ये रहा, क्वेश्चन बैंक। फोर्टी फाइव ओके, एक सेक्शन रह गया है 45.5। व्हाट इज 45.5 बेटा? 45.5 क्या कहता है? कंपलसरी एक्विजिशन। सेक्शन 45.5 ये कहता है कि अगर आपकी असेट का सरकार क्या करती है, कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है। तो बच्चे सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? जो अमाउंट पेबल बाय गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, पे करेगी, वो हम कंसीडर करेंगे। सी, अमाउंट पेबल बाय गवर्नमेंट। अब यहां पर एक बात समझना, जैसे क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेल कंसिडरेशन कम में क्या होता है कि आपको पैसा मिले या ना मिले, ड्यू भी हो जाए तो भी सेल कंसिडरेशन कंसिडर करनी पड़ती है। ड्यू भी हो जाए तो भी आपको सेल कंसिडरेशन कंसिडर करनी पड़ती है। लेकिन 45.5 ये कहता है कि भाई कैपिटल गेन में उस साल कैलकुलेट होगा जब आपको वो अमाउंट रिसीव होगा, जब वो आपको अमाउंट रिसीव होगा। और इसमें भी एक बात है, मान लो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बच्चों की 1 करोड़ आपको मिलेगा, और गवर्नमेंट ने आपको 23-24 में 40 लाख ही दिए। नहीं, सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ होगी। जिस साल भी मिलेगा उस साल एक्चुअल सेल कंसिडरेशन पूरी ले लेंगे। तो इसमें याद रखना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा टैक्स देना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। तो सेल कंसिडरेशन आपको रिसीव हो गई ना, उस साल टैक्स है, लेकिन उस साल जितनी मिली उस पर टैक्स नहीं है, जितनी मिल सकती थी उस पर टैक्स है फिर। और अब होगा क्या कि आपके पास एक बिल्डिंग थी, और इस बिल्डिंग को सरकार ने एक्वायर किया 22-23 में, सरकार ने 22-23 में एक्वायर किया। और कॉम्पनसेशन जो पहली बार दिया वो कब दिया? 23-24 में। इंडेक्सेशन कहां तक करना? 22-23 तक। इंडेक्सेशन 22-23 तक। इसको ट्रांसफर जिस साल गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर मान लेती है ना, उस साल ये मान लेते हैं कि क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। यहां तक आपको क्या करना है, जैसे आपने खरीदा था 11-12 में, तो 11-12 से लेके 22-23 तक क्या किया जाएगा, इंडेक्सेशन किया जाएगा। और उसमें से सेल कंसिडरेशन में से हम वो अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस, दैट इज व्हाट कॉस्ट। अब है ना, 2001 से पहले खरीद रखी हो तो वही सारी बातें, कहानी सारी सेम रहेगी। फिर मार्केट वैल्यू से रिप्लेस कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग हो तो फिर वो उस दिन की स्टैंप वैल्यू को क्या नहीं कर सकती, एक्सीड नहीं कर सकती। वो सारी बातें क्या रखना दोस्तों, सेम रखना। सेल कंसिडरेशन ये आ गया। हाँ, इसमें ना दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपको एनहांस कंपनसेशन भी मिल जाता है। एनहांस कंपनसेशन, आपको मिला 1 करोड़, लेकिन आपने बोला कि नहीं साहब हमको तो 1.5 करोड़ मिलना चाहिए था। आपने केस लड़ा और आपको फ्यूचर में कितना मिल गया, 50 लाख एक्स्ट्रा मिल गए। वो 50 लाख आपकी क्या रहेगी, सेल कंसिडरेशन। वो जब मिलेगा तब हो जाएगा टैक्सेबल। सेल कंसिडरेशन कितनी रहेगी आपकी, 50 लाख। लेकिन इसमें से कॉस्ट 0 होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन में 50% की डिडक्शन मिल जाती है, क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस वगैरह आपके होते हैं। तो एक्चुअल खर्चे माइनस नहीं करते, वहां कितना माइनस कर देते हैं, 50%। इसकी कॉस्ट 0 लेंगे बच्चे।
और हम कॉस्ट पूरी की पूरी पहले ही क्या कर चुके हैं, माइनस, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल गेन्स करके। अगर ये लॉन्ग टर्म रहा ना आपका, ये लॉन्ग टर्म रहा तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म रहेगा। मैं एक बात और बता देता हूं आपको। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक इन ट्रेड वाला बताया ना, स्टॉक इन ट्रेड तो मैंने खरीदा था 2010 में, मैंने ट्रांसफर कर दिया 2022-23 में, 2022-23 में ट्रांसफर कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर लिया। और बेटा ये बिक कब गया है, 23-24 में। तो हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कब करेंगे, 22-23 में। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, लेस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको इंडेक्स भी यहां तक करेंगे, ये निकल कर आ जाएगा आपका कैपिटल गेन्स, ये निकल कर आ गया आपका कैपिटल गेन्स। अब सुनना, हमको एग्जम्पशन भी तो लेनी, अगर ये लॉन्ग टर्म निकला तो हम क्या लेंगे, एग्जम्पशन लेंगे। आपने मान लो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की डेट क्या होती है बच्चों, डेट ऑफ ट्रांसफर से कितने महीने के अंदर अंदर। अब सुनो, यहां पर इस केस में इसको मिक्स करके पूछते, वो ये कहते हैं कि डेट जो है ना 6 मंथ यहां से नहीं लेंगे, ट्रांसफर तो हमारा 22-23 में हो गया था ना, वहां से नहीं लेंगे। ये जब यहां बिकी है ना, जब आखिरी में ट्रांसफर हुआ, मतलब जो बिजनेस में ट्रांसफर हुआ, उससे कितने महीने में करना है, 6 महीने में करना है। मतलब जब पैसा मिलेगा, अल्टीमेटली यही है ना, जब आपने बिजनेस में बेचा होगा, जब बिजनेस में बेचा होगा उससे कितने दिन देखने हैं आपको, 6 महीने देखने हैं। सो in order to calculate exemption time period will be calculated when the stock in trade is transferred। स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होता है वहां से 6 महीने, या फिर वो 1 साल 2 साल जो होता है कि 1 साल में 1 साल पहले परचेस कर लो या 2 साल में कर लो, तो वो आपको ये वाले से करना है, जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तब से। जी अब इसके अलावा कोई अदर असेट्स है ना, आपको देखो बिल्डिंग का बता दिया, लैंड का बता दिया, शेयर्स का बता दिया, लिस्टेड अनलिस्टेड का बता दिया। इसके अलावा कोई अदर असेट्स हो, लाइक ज्वेलरी हो, तो ज्वेलरी के केस में सेल कंसिडरेशन तो क्या होगी, एक्चुअल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल कंसिडरेशन, लेस कर देना ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट को इंडेक्स कर देना। ज्वेलरी के लिए 36 महीने देखते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ज्वेलरी को आपने कुछ इंप्रूव करवाया होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह। ठीक है, और आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। अब ज्वेलरी है तो ज्वेलरी को एग्जाम्प्ट कराने के लिए 54 ईसी एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 54 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, 54F हो जाएगा। 54F हर जगह पहुंच जाएगा आपके पास, है ना, 54F पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। ज्यादा चांसेस जो है वो किसके होंगे, ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग के होते हैं, ज्यादा चांसेस लैंड एंड बिल्डिंग के हैं। अब मैंने आपको जो शीट भेजी है ना, वो निपटा लो भाई, उसमें जितना है उतना ही करो, उसके अलावा कुछ भी मत करना। आई बिलीव कि कुछ लोगों ने वो ट्राई भी कर लिए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सारे पॉइंट अवेलेबल है ना, ये क्वेश्चन में सारे पॉइंट अवेलेबल है। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करो। मॉड्यूल भाई सारे इधर डाल दिए, मॉड्यूल पास्ट एग्जाम सब इधर डाल के रख दिया आपको। 16 क्वेश्चन है, यही प्रेजेंटेशन अपन को चाहिए, है ना। 16 हो गया, वेरी गुड बेटा। अब इसमें ना ये भी कर लो, इसमें आप एक ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये किया क्या, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी करना। इसके अंदर म्यूचुअल फंड का भी है, इक्विटी शेयर 112A वाला भी है।
ये वाला कर लो भाई, ये इसके अंदर आर्ट में आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो 54 भी मिलेगी, 54 EC भी मिलेगा। फिफ्टी सिक्स टू टेन वाला जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। वो अच्छा पॉइंट है। सी 56 टू 10 वाला पॉइंट क्या बोलता है? 56 टू 10 किसके एंगल पे लगाना पड़ेगा आपको? 56 टू 10 जिसको मिला है, 56 टू 10। तो भाई ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर ने एक्चुअल कंसिडरेशन जो चार्ज करी है वो 50 लाख है, और जो स्टैंप वैल्यू है वो 1 CR है। द स्टैंप वैल्यू इज 1 CR। आपको बोला है कैपिटल गेन निकालो, तो भाई इसके लिए जब आप कैपिटल गेन निकालोगे, आप बताओ ट्रांसफर के एंगल से क्या होगा और ट्रांसफरी के एंगल से क्या होगा? ट्रांसफरर के एंगल से सेल कंसिडरेशन कैपिटल गेन है ये तो। अब गिफ्ट कर दे, मान ले 1 रुपए भी चार्ज नहीं करे, गिफ्ट कर दे, तो इसके लिए ट्रांसफर 47 के हिसाब से क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन गिफ्ट नहीं करा उसने, कम कंसिडरेशन क्या करी है? चार्ज। अब इस केस में लगाना पड़ेगा विच एवर इज हायर करेंगे तो 1 करोड़ आ जाएगी आपकी सेल कंसिडरेशन, लेस कर देंगे कॉस्ट से, कॉस्ट इसके अपन 10 लाख रुपए रख देते हैं, और वो इंडेक्स करना हो तो इंडेक्स कर देना, जो भी हो सब कुछ वही प्रॉब्लम रहेगी। ये हो गई आपकी 10 लाख। इस केस में 90 लाख का आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। अब इधर आएगा 56 टू 10, क्योंकि कोई भी पर्सन को किसी भी पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर गिफ्ट लग जाएगा, गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। तो भैया अब इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, है ना, और उसमें क्या था? लिमिट कितनी है? 50,000, सिंगल 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन तक का डिफरेंस चलेगा। तो एक्चुअल, अब यहां पे तो ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो भैया इस केस में जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या रहेगा? गिफ्ट, और वो टैक्सेबल होगा इसके लिए 50 लाख रुपए। ये टैक्सेबल होगा गिफ्ट के फॉर्म में, ये गिफ्ट के फॉर्म में टैक्सेबल होगा। लेकिन सुनना, इन दोनों का रिलेशन क्या निकला? रिलेटिव वाला निकला। इन दोनों का रिलेशन क्या निकला? रिलेटिव वाला। तो इसके लिए तो टैक्सेबल होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। लेकिन मान लो कि इसके लिए टैक्सेबल हो गया, इसके लिए अभी रिलेशन नहीं है, इसके लिए क्या हो गया? टैक्सेबल। तो भाई अगर ये फर्दर बेचेगा, है ना, 5 मिनट बेटा, है ना, अगर ये फर्दर बेचेगा सेल कंसिडरेशन, तो जो भी बेचेगा वो सेल कंसिडरेशन लेंगे। कॉस्ट क्या लेंगे? ये नहीं, हाँ 1 करोड़, 1 करोड़ तक तो क्या लग चुका है? टैक्स। 1 करोड़ तक क्या लग चुका है? टैक्स। तो उसको कितने में पड़ी वो चीज? 1 करोड़ उसकी कॉस्ट ली जाएगी। अगर ये टैक्स नहीं होता, तो जो हम प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट थी, प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख, वो ले लेते। और इंडेक्सेशन वगैरह भी वहीं से करते। मंजुला जेशा का केस लॉ है उसके अंदर, है ना, तो मंजुला का केस लॉ है कि भैया अगर आप कॉस्ट भी प्रीवियस ऑनर की ले रहे हैं तो फिर आपको इंडेक्सेशन भी कहां से करना है? प्रीवियस ऑनर से करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि टैक्सेबल है तो वो कॉस्ट बन जाएगा, जो फेयर मार्केट। कल के पहले वाला जो एग्जांपल था ना, उसमें मैंने लगा था कि गिफ्ट मिलेगी, तो फादर से गिफ्ट मिला था, जिस दिन गिफ्ट मिला था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और आपको दी थी, तो वो जो था ना, वो टैक्सेबिलिटी में काम आता। अगर वो फादर और रिलेशन सन का नहीं होता, वो फ्रेंड का होता, तो उतने तक टैक्स लग चुका होता, तो उसके आगे ही टैक्स कैलकुलेशन होता। ठीक है, और सुनना, अगर जिसको ये गिफ्ट मिला है, अगर ये उसका स्टॉक इन ट्रेड है तो क्या होगा? जिसको गिफ्ट मिला है ये उसका स्टॉक इन ट्रेड है तो क्या होगा? तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट इज ओनली टैक्सेबल इफ इट इज कैपिटल असेट, है ना, कैपिटल असेट है तो ही टैक्सेबल है। अभी इसका बिजनेस करता है, तो बिजनेस में आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो फिर ये टैक्सेबिलिटी नहीं है। लेने वाले का देने वाले का बिजनेस हुआ,
उल्टा बोल रहा, सही बोल रहा है, देने वाले का बिजनेस हुआ तो फिर यहां पर 50C नहीं लगेगा, 43CA लगेगा, क्योंकि उसने सस्ते दाम पे बिल्डिंग क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो देने वाले का बिजनेस है तो फिर 43CA लगेगा उसके एंगल से। अगर उसका बिजनेस नहीं तो 50C लगेगा। मिलने वाले के लिए 56(2)(10) लगेगा अगर उसका बिजनेस नहीं है। तो अगर बिजनेस है तो वो टैक्सेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं बिजनेस के अंदर, तो सेक्शन 28 अट्रैक्ट हो सकता है। सेक्शन 28 के हिसाब से फिर वो इनकम भले ही 56(2)(10) तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इफ यू आर रिसीविंग सर्टेन बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो 28 की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, सो आप सारे क्वेश्चन निपटा देना। अब कल मैं टीडीएस चालू करूंगा। ठीक है, टुमारो विल स्टार्ट विद द टीडीएस। ओके।